नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर आई है कि भले ही लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सरकार ने 2-2, 3-3 बार मुंह की खाई है, लोकसभा में पेश किया हुआ बिल वापस ले लिया है। बहुत सारी चीजें सरकार के खिलाफ जाने के बाद भी ओपिनियन पोल कहते हैं कि मोदी जी का स्टेक बढ़ गया है, सरकार ने इंप्रूवमेंट किया है। और अब ये लगातार ओपिनियन पोल और ये सर्वे, ये भरमार आपको नेशनल टेलीविजन पे देखने को मिलेगी। क्योंकि अब 4 राज्यों में चुनाव हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसमें हरियाणा और जम्मू कश्मीर के तो चुनाव का ऐलान भी हो गया है। बाकी 2 राज्यों का आगे-पीछे होने वाला है। इन 4 राज्यों में बीजेपी को फिर वापस लाने के लिए बीजेपी अपने तरकश के वही पुराने तीर चलाएगी। उसमें ओपिनियन पोल और सर्वे एक चीज़ है। लेकिन जो लोगों ने ये ओपिनियन पोल किए, यही 300 के पार बीजेपी को दे रहे थे लोकसभा में, जो बीजेपी 240 पे औंधे मुँह गिरी। तो ये सर्वे एक प्रकार के अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह करने के लिए, विपक्ष को हतोत्साहित करने के लिए, अंध भक्तों के हाथ में एक वस्त्रा पकड़ा देने के लिए काम करते हैं। तो इंडिया टुडे ने मिलकर सी वोटर के साथ मूड ऑफ द नेशन का सर्वे किया। पता नहीं वो कौन से नेशन का कौन-सा मूड पकड़ते हैं, ये जो सर्वे के नतीजे इतने आते हैं। इसके जवाब में मानना है कि एनडीए को 299 सीटें, इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 11 सीटें जा सकती है। यानी एनडीए के 6 सीटों का फायदा होता हुआ दिखाई देता है और इंडिया गठबंधन को 1 सीट का नुकसान। ये क्यों नुकसान हो रहा है, इसका कोई कारण नहीं। खासकर 4 जून में एनडीए के खाते में 293 सीट आई, कांग्रेस के 106, बीजेपी को 244 और अन्य को 193 सीट मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 और कांग्रेस को 99 सीट्स मिली थी। अब इंडिया टुडे का सर्वे ये भी बताता है कि उन्होंने 1,36,463 लोगों का सैंपल लिया, 543 लोकसभा में। करोड़ों में मतदानों में से 1.00000001% का ये सैंपल सर्वे है, जो 15 जुलाई से 10 अगस्त तक किया। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात आगे कैसी, मतलब बीजेपी के लिए बढ़त कैसी बता रहे हैं। अब जो समस्या है लोगों के सामने, सर्वे बताता है कि 28% लोग बेरोजगारी को, 19% लोग महंगाई को, 6% लोग गरीबी को, 6% लोग कृषि संकट को, 5% लोग बिजली पानी संकट को बड़ी समस्या मानते हैं। मतलब यदि या तो ये सही है तो वो गलत है, और वो सही है तो फिर ये गलत है। जब 28% लोग बेरोजगारी मानते हैं, इसके बाद भी पार्टी का स्टेक कैसे ऊपर जाता है, ये सिर्फ सी वोटर बता सकता है। अब नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन कैसा रहा? अब इसमें 34% बोलते हैं कि अच्छा रहा, 15% को कह रहे हैं कि औसत रहा, 10% कह रहे हैं कि खराब रहा और 13% कह रहे हैं कि बहुत खराब रहा। अब 23% है कि खराब और बहुत खराब मिलके, और 34% का मानना है कि अच्छा रहा। मोदी जी का परफॉर्मेंस क्या रहा, ये समझ में नहीं आया। विपक्ष का लीडर ऑफ अपोजिशन जब चला आता है तो उसको ये कहते हैं कि भाई आप एलओपी आते ही मोदी जी बाहर निकलते हैं, उसको प्रदर्शन मानते हैं। 2-2 बिलें वापस हो गई, लेटरल एंट्री वापस हो गई। जो बोला वो नहीं कर पाए। धर्म धर्म के नाम पे मुसलमानों को रिजर्वेशन देना पड़ा। और जब वो बंगाल का मामला उठाते हैं तो महाराष्ट्र में ऐसे मामले होते हैं, उनके राज्य में मामले होते हैं। तो कुछ खास समझ में नहीं आया। लेकिन इसमें एक बारीकी मैंने देखी
क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ कि वर्तमान में भाजपा का सत्ता और संगठन दोनों पे अमित शाह जी का कब्ज़ा है। तो अब ये चारों राज्यों की रणनीति अमित शाह यकीनन वही दिखेंगे, क्योंकि वही सब सर्वे हैं, सर्वे-सर्वा है। तो ये सर्वे भी उन्हीं के लिए किया गया है। ये मैं आगे जब एक्स-रे से देखता हूँ, तो ये मुझे विस्तृत दिखाई देता है। ये कैसे? जब पता पड़ा कि मोदी के बाद कौन प्रधानमंत्री पद पे, तो 25% से अधिक लोगों ने अमित शाह का समर्थन किया। उन्हें योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी और अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता की तुलना में प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में अमित शाह का नाम सबसे सामने आया। 19% लोगों ने योगी आदित्यनाथ, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे स्थान पर रखा। गडकरी तीसरे पसंदीदा व्यक्ति है, 13%। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह ये 5% पे आ गए। अब ये जो अमित शाह की मौजूदा 25% की रेटिंग है और फरवरी 2024 और अगस्त 2023 के पिछले सर्वेक्षण की तुलना में इसमें थोड़ी गिरावट दिखाई देती है, 28 या 29। लेकिन फिर भी बीजेपी की बाकी नेताओं में वो आगे है। वोट शेयर की बात करें तो 44% एनडीए को, 40% इंडिया ब्लॉक को, 16% वोट अन्य दलों को जा सकते हैं। जबकि 2024 के आम चुनाव में एनडीए को 239 और मैंने तो सीटें तो बता ही दी थी आपको कितनी हुई। कुल मिलाकर ये पूरी एक्सरसाइज इस तरफ इंडिकेट करती है कि आने वाले 4 लोकसभा में, विधानसभा में बीजेपी अच्छा करेगी, क्योंकि अब लोग बीजेपी के प्रति फिर आशावान हो गए हैं और अमित शाह नंबर 2 पे हैं। मैं इस बात को तवज्जो देता हूँ, क्या ये पूरी एक्सरसाइज अमित शाह जी को नंबर 2 पोजीशन पे बताने के लिए और उत्तराधिकारी बनाने के लिए किया गया है? क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी का जो ट्वीट था कि 16 सितंबर को प्रधानमंत्री जी 74 साल के पूरे हो जाएँगे और उनको 75वाँ शुरू हो जाएगा। 75 साल पूरे होने के बाद तो उन्हें मार्गदर्शन मंडल में बैठना ही होगा और यदि नहीं बैठेंगे तो फिर बिठाए जाएँगे। राजनीतिक पंडित भी इस तरफ इंडिकेट करते हैं कि आने वाले 6 महीने के बाद सत्ता किस तरफ करवट लेगी पता नहीं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और जो जिनके 2 बैसाखियों के सहारे सरकार है, वो कब तक उससे टिके रहेगी ये किसी को पता नहीं। और 6 महीने का एक लीज़ ऑफ लाइफ दी जाती है। सरकार 272 क्रॉस करने के चक्कर में कई ऑपरेशन कमल किए लेकिन विफल हुए। अब सरकार को लगता है कि इन 4 राज्यों में यदि बीजेपी हारी, तो फिर भाजपा पे ऐसा एक अध्यक्ष लादा जाएगा ऊपर से या संघ से, जो इन 2 गुजरातियों के लिए बहुत भारी पड़ेगा। ऐसे में फिर पार्टी में भी आवाज़ें उठेगी और यदि ऐसा हुआ, तो फिर क्या अमित शाह लोगों की पसंद है वो आ जाएँगे सामने या लोकसभा में वर्तमान सांसद किसको पसंद करते वो आगे आ जाएँगे। क्योंकि अमित शाह भी मोदी जी की जगह सब्स्टिट्यूट करके आ गए, तो भी क्या फिर इन्हीं अमित शाह को चंद्रबाबू नायडू या इन 52 लोगों का जो कुनबा है, 240 से 292 पे जो लेके गया है एनडीए के गठबंधन को, वो 52 लोगों में से कितने लोग अमित शाह के साथ रहेंगे? या फिर एक ऐसा नाम सामने आएगा, जिसके चलते एनडीए का कुनबा और बढ़ेगा। कई राजनीतिक दल उस नाम के चलते एनडीए का हिस्सा बनेंगे और फिर एक मजबूत एनडीए क्या उस नए नाम को घोषित करेगी। अभी तो ये ऊपर से लोगों के द्वारा इस सैंपल सर्वे में 1 लाख कुछ हजार के जो 10-12 करोड़ 15 करोड़ मतदाता है उनमें से ये जो सैंपल सर्वे है ये इंडिकेट करता है, ऐसा इस चैनल का सी वोटर का कहना है। सी वोटर के जो सर्वे सर्वा है देशमुख जी, वो मेरे अभिन्न मित्रों में से हैं। ये क्योंकि मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई, वो इंडिया बहुत कम रहते हैं।
वो भारत आएँगे तो मैं ज़रूर उनको पूछूँगा कि ऐसे कौन से काम उनको लगते हैं या उनके सर्वे में लोगों को लगते हैं कि इस सरकार ने किए। लोगों को लगता है कि इस सरकार ने एक अति विशिष्ट पराक्रम किया, जिसके चलते सरकार का स्टेक बढ़ा। और अमित शाह नंबर 2 पे कौन मानता है? क्या लोगों का मानने से अमित शाह नंबर 2 पे होंगे, वारिस होंगे, उत्तराधिकारी होंगे या फिर वर्तमान संसद में बैठे हुए लोग ये तय करेंगे कि मोदी नहीं तो फिर उनमें से कौन नया चेहरा जो एक नए एनडीए का गठबंधन कर एक मजबूत सरकार दे सकता है? या फिर क्या सरकार हाउस डिसॉल्व कर मध्यवर्ती चुनाव के लिए जाएगी? ऐसे कई सवाल हैं, जो मैं जब इस एक्स-रे मशीन से देखता हूँ, तो मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन इस सर्वे का मुख्य कारण 2 ही है। एक, आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना और दूसरा, अमित शाह को उत्तराधिकारी के रूप में एस्टेब्लिश करना। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।